रहीम। इधर से शुरू करें, इधर से चैप्टर नंबर 4 इंफो एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पढ़ने का मकसद क्या है? पहले तो मुझे पढ़ने का मकसद समझ में आना चाहिए जनाब। पढ़ने का मकसद ये है PESTLE। ठीक है जनाब, हमने ये कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 1 में, ये कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 2 में, एस कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 3 में, एल भी कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 3 में। ऐसे ही है जनाब। अब आ जाता है ये वाला, और जो ये है ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, और ये आ जाता है हजूर चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है? मुझे पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं। ऐसे ही है जनाब, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। नंबर 2, हाउ डू दीज फैक्टर्स रियली अफेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे ही है जनाब, ये मुझे पता होना चाहिए जनाब। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स में इजाफा होता है। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के लॉसेस में इजाफा होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वायरसेस हैं जी, ये वायरस जो है ये भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। ठीक है, वायरस जो है ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग इस पे। कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस। ठीक है, फायरवॉल के बारे में आप जानते हैं, फायरवॉल काम करना छोड़ दे तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे फायरवॉल क्या होती है। फिर उसके बाद जो है या फायरवॉल को छोड़िए, एनक्रिप्शन टूल हमारा जो है वो काम करना छोड़ दे तो इसकी वजह से नुकसान होगा। इन्हीं की पॉजिटिव सेंस में लीजिए फ़ायदा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लोग जो है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं। आपको नहीं पता इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं? कंप्यूटर का तो पता है ना, कंप्यूटर में मौजूद एक्सेल के बारे में जानते हैं आप, बस इसको जहन में रखना है। एक्सेल की मदद से हम लोग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। अगर एक्सेल ना होता तो जनाबे वाला हमें कंप्यूटर पे 1 2 3 4 5 ये वाली सारी लिख के डेटा फिर उनको करना पड़ता। फिर यहाँ पे एक्सेल के अंदर टूल्स मौजूद है जिनकी मदद से हम लोग एनालिसिस करके ट्रेंड देख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर टूल मौजूद है जहाँ से हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि हजूर ये रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन किसी ज़माने में होता था। लेकिन हमने मैथमेटिक्स में तो पढ़ा है ना रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, किसी हद तक तो पढ़ा है ना कि भाई हम लोग जो है वो पास्ट डेटा को देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पास्ट डेटा है, मैं ट्रेंड बना के तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। a + b × x y = a + b × x। बचपन में पढ़ी हुई कुछ बातें याद आती हैं ना। तो भाई ये कंप्यूटर की मदद से इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से हम लोग फटाफट से एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद फायरवॉल के बारे में सोच लीजिए। फायरवॉल फ़ायदे वाली चीज़ है, एनक्रिप्शन फ़ायदे वाली चीज़ है। ठीक हो गया, आई स्कैनर फ़ायदे वाली चीज़ है। कोई भी अनऑथराइज बंदा जो है वो अंदर एंटर नहीं हो सकता। एंटीवायरस जो है वो फ़ायदे वाली चीज़ है। तो देखिए वो तमाम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि प्रॉफिट्स में इजाफा करते हैं, प्रॉफिट्स में कमी करते हैं, वो सारे। साथ ही साथ हमें ये भी पढ़ना है कि ये किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इस पे फोकस ज़्यादा है, इस पे फोकस है लेकिन कम है। ठीक है जनाब, चलिए शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा से। हमारे सिलेबस में ये वाली चीज़ें भी मौजूद हैं, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते जनाब। डेटा एंड
इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? सादा सी बात है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि मीनिंगलेस होते हैं। नहीं समझ आई जनाब? ये बताइए मुझे ये क्या है? 3063, 5000, 6500, 5500, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ABCDEF 65.37%, जैन जून सितंबर अक्टूबर मार्च, ये क्या है? ये कंपनी का डेटा है। दिस इज़ एक्चुअल डेट, दिस इज़ एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स, दीज आर एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स। मुझे बताइए क्या ये मीनिंग कन्वे कर रहे हैं? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब ये एक्चुअल है, मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आप इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि रॉ हालत में हैं उसे, और वो मीनिंग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग डेटा कहते हैं। ठीक है जनाब? अब यही रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोसेस जब किए जाते हैं, प्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स जब ये प्रोसेस किए जाते हैं और ये हमारे लिए मीनिंगफुल बन जाते हैं, तो इस प्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक हो गया? अगर इसे ही मैं तरतीब से लिख दूं तो आप इंटरप्रेट कर लेंगे? जनाब कैसे इंटरप्रेट करें? ये लें, मैं इसको तरतीब से लिख देता हूँ, पढ़िए इसको ज़रा देखिए। कर सकते हैं हम इसको इंटरप्रेट, वही फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं हुई। जनवरी में 1190 की जो है वो सेल हुई, शायद मेरा ख्याल है ये सेल है या वेरिएंस है, शायद ये वेरिएंस का डेटा है। 1190 में जनवरी में 1190 का वेरिएंस है। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह का बड़ा शुक्र है सर, आप बताइए खैरियत से हैं? जी जी जनाब। अब ये देख लीजिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, जनवरी में वेरिएंस जो है वो 1190 का आया। हमारा कुछ टारगेट था, हमारी एक्चुअल सेल्स हुई, फॉर एग्जांपल टारगेट था हमारा 2000 का, एक्चुअल सेल हम लोगों ने 990 रुपये की, तो वेरिएंस आया नेगेटिव। हम लोग तकरीबन 1190 रुपये पीछे रहे, तो उसने नेगेटिव ये उसे क्या कहते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये 0 पे लाइन है, एक्स एक्सिस है, उससे नीचे वो है नेगेटिव में साइन है, और ये वेरिएंस को शो करे कि इतनी हमारी सेल कम रही। फेब में 1000 रुपया ज़्यादा सेल हुई, जो हमारा टारगेट था, तभी तो ये ऊपर गया। मार्च में ये पूरे डेटा को देख के मैं बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेल किस में हुई, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सेल किस में हुई मार्च में, सबसे कम सेल किस महीने में हुई, मतलब ज़्यादा वेरिएंस किस में हुई, जून में। वही रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो कि आपको समझ नहीं आ रहा था, इसकी मदद से समझ आ गया। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें टारगेट का और एक्चुअल सेल का पता ही नहीं है। तो नीचे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग हजूर इस तरीके से देख लेते हैं कि जनवरी में हमारा टारगेट था 4500 फॉर एग्जांपल यूनिट सेल करने का, एक्चुअल सेल कितनी 3310 यूनिट की, वेरिएंस कितना आया 1190 का। फेब में 4500 का टारगेट था, 5500 की सेल हुई, यानी 1000 यूनिट ज़्यादा सेल किए। मार्च में 7800 का टारगेट था, 9750 यूनिट एक्चुअली सेल हुए, 1950 यूनिट जो है वो ज़्यादा सेल हुए। एंड लाइक वाइज अक्टूबर में हमारा 3200 का टारगेट था, 3000 हम लोगों ने यूनिट सेल की, यानी 200 यूनिट्स हम लोग अपने टारगेट से कम रहे। इनमें क्रेडिट सेल जो है वो 30% से ज़्यादा नहीं है। वही फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि इंटरप्रेटेबल नहीं थे, मीनिंगलेस थे, हमने उनको फोकस करिए इस वर्ड पे बेटा, हमने उनको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो है हमारे लिए मीनिंगफुल हो गए। अभी आपने क्या इंटरप्रिटेशन दी सर, जून में जो है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सेल है, जैन में जो है वो फॉर एग्जांपल सबसे कम सेल है, इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएंस है, इसमें वेरिएंस है लेकिन पॉजिटिव सेंस में है। ये आपने खुद ही इंटरप्रेट किया ना, मैंने तो नहीं कहा, बताया था ना आपको।
अब बात आती है प्रोसेस में। एक कंपनी में डेली लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, बल्कि होती भी हैं, नहीं समझ आती। जैज़ के बारे में सोच लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में टेलीकॉम के बारे में सोच लीजिए, रिटेल इंडस्ट्री में चले जाइए, एक बड़े रिटेलर के बारे में सोच लीजिए, लाइक कारफर है। कारफर को जानते हैं ना, हाइपर स्टार, ठीक है, कारफर उसका दूसरा नाम है। कारफर लाखों की तादाद में, हज़ारों सैकड़ों की तादाद में लोग डेली आते हैं, डेली जो है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। फिर उसके बाद जो है वो आप डाइवो के बारे में सोच लीजिए, लाखों की तादाद में लोग रोज़ाना पाकिस्तान में सफ़र करते हैं, तो कितना फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। इतने लोगों ने लाहौर से गुजरात सफ़र किया, इतने लोगों ने गुजरात से गुजरांवाला सफ़र किया, फिर गुजरांवाला से सरगोदा, इतने लोगों ने रोज़ाना सफ़र किया, तो रोज़ाना इतने सारे डेस्टिनेशंस, इतने सारे लोग, हम तो पागल हो जाएंगे उसको हाथ से जो है वो लिखने में। तो हमें क्या चाहिए? कंप्यूटर, है ना, हमें कंप्यूटर चाहिए। किस मकसद के लिए? हमें कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग के लिए चाहिए। ऐसे ही है? नहीं जनाब, हमें कंप्यूटर सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए नहीं चाहिए है। पहले तो बात आती है किस चीज़ के प्रोसेसिंग के लिए? डेटा की प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन कंप्यूटर क्या सिर्फ प्रोसेसिंग करता है? नहीं, वो डेटा पहले कलेक्ट करता है। ऐसे ही है, पहले डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको स्टोर करता है। जब हमें ज़रूरत होती है हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है हम उसी की बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारे काम जो है वो कौन कर रहा है? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो है ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है, उस कंप्यूटर सिस्टम को IS कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। कितनी आसान बात है। वो कंप्यूटर सिस्टम जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, एनालिसिस करने में हमें मदद प्रोवाइड करता है, हेल्प आउट करता है, उस कंप्यूटर सिस्टम को जो कि इन नटशेल इंफॉर्मेशन से डील करता है, दैट कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब बात करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ये जनाब कंप्यूटर है, यही कंप्यूटर है। इसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है? चलिए हजूर, इसमें हमें हार्डवेयर नज़र आ रहा है, इसमें हमें सॉफ्टवेयर भी नज़र आ रहा है, इसमें हमें नेटवर्क भी नज़र आ रहा है, नेटवर्क लाइंस भी नज़र आ रही हैं। यहाँ से इसको कैसे कनेक्ट करने? सुने, कनेक्ट नहीं करना इसको, नहीं सर ये सारे वायरलेस हैं। तो वायरलेस होने का मतलब ये तो नहीं कि इनके दरमियान कनेक्शन कोई नहीं है, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन नज़र आ रहा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क कनेक्शन है, फिर ये सब कुछ है। तो ये तो खाली कंप्यूटर सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम तो ना हुआ। इंफॉर्मेशन सिस्टम होने के लिए डेटा भी ऐड करना पड़ेगा, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ऐसे ही है। ये सब कुछ है, अभी भी ये कंप्यूटर सिस्टम ही है। अगर इसका कोई यूज़र नहीं है तो फ़ायदा क्या? किसके लिए ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ये किसके लिए प्रोसेसिंग कर रहा है, स्टोर कर रहा है, एनालिसिस किसके लिए कर रहा है? फरिश्तों को तो नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें यूज़र ऑफ दिस सिस्टम भी चाहिए, यूज़र ऑफ डेटा, तब जाकर के ये सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। इनमें से कोई एक कंपोनेंट मिस होगा तो इस सिस्टम को हम लोग एटलीस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं कह सकते हैं। अब तवज्जो से सुनिएगा, दिल पे लिखने वाली बात है। इनमें से किसी एक कंपोनेंट को अगर नुकसान पहुंचता है तो वो नुकसान किसका है? IS का है। बड़ी कीमती और गहरी लाइन है, ठीक है। कितनी फीस दी है आपने पर सब्जेक्ट MFA के लिए? 13,000 रुपये, ठीक है। 13,000 रुपये की एक लाइन है ये, ठीक है। इन कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट को नुकसान पहुंचता है तो इट मींस इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, ठीक है जनाब।
ये बात सारी समझ आ गई। अब हमने बात करनी है कि हजूर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कितनी होती हैं, क्या टाइप्स होती हैं, नहीं होती हैं, होती हैं। नंबर 1 टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक हो गया। नंबर 2, ये तो लिख ही नहीं रहा, MIS, मैनेजमेंट इन्फो सिस्टम, इसको MSS भी लिखा जाता है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ये सारा साथ साथ याद हो रहा है ना? पक्का देख ले, ईमानदारी से बताना है। तीसरा है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, and the last one is EIS या ESS, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। बेटा तवज्जो से समझिएगा, जैसे मैं समझाऊंगा ऐसे नहीं कोई समझाएगा। लिख लो मेरी बात, ये सारा समझ आ गया। इंडिविजुअली पहले समझेंगे, फिर उसके बाद कनेक्शन समझेंगे। चलिए जनाब, TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम नाम बता रहा है कि ये ट्रांजैक्शंस के साथ डील करता है। एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि रूटीन ट्रांजैक्शन से डील करता है, डील्स विद रूटीन ट्रांजैक्शंस। रूटीन ट्रांजैक्शंस, अच्छा भैया डील्स विद रूटीन ट्रांजैक्शंस। अच्छा क्या डीलिंग, क्या यहाँ पे लिख लेते हैं जनाब, डीलिंग क्या है? चलिए जनाब याद करते हैं साथ साथ ही। डीलिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू ए ट्रांजैक्शन। फिर नंबर 2 प्रोसेसिंग, ऐसे ही है हजूर। फिर नंबर 2 स्टोरेज, जब कभी ज़रूरत होगी रिट्रीवल, ये डीलिंग है। अब बात आ जाती है रूटीन ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती हैं। रूटीन ट्रांजैक्शंस क्या है जनाब? सेल की ट्रांजैक्शन रूटीन होती है, रूटीन में होती है। परचेज की ट्रांजैक्शंस रूटीन में होती हैं। पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन रूटीन में होती हैं। रिसीट्स की ट्रांजैक्शन रूटीन में होती हैं। इन्वेंट्री मूवमेंट्स जो हैं वो रूटीन में होती हैं। नहीं समझ आई? बेटा कोई पॉइंट समझ नहीं आती फ़ौरन मुझे रोक लो। पक्का इन्वेंट्री मूवमेंट डेली होती है। ये एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये तीसरा। यहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है तो यहाँ पे कुछ काम होगा, यहाँ से इन्वेंट्री दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, यहाँ से इन्वेंट्री तीसरे डिपार्टमेंट में जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे होती हैं। तो रूटीन ट्रांजैक्शंस को क्या करता है? कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करने में मदद करता है हमारी। डन हो गया। ये डेटा कलेक्शन की जहाँ तक बात करते हैं, ये डेटा जो कलेक्ट किया जाता है ये मैनुअल भी हो सकता है, ये टेक्नोलॉजिकली भी हो सकता है। ठीक है, नहीं समझ आई? मैनुअल, ये साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, ये ठक 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 यहाँ पे कस्टमर आया। अच्छा जनाब आपको टिकट चाहिए, आपने लाहौर से जो है वो सरगोदा जाना है, सारी डिटेल्स जो है वो ऐड करे ठक 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 ठक, हाथ से ठक 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 ठक। ये मैनुअल है। आपने कभी कारफर विज़िट किया? कारफर विज़िट किया आपने? नहीं। कोई बड़ा स्टोर आपने विज़िट किया हो? कौन सा? पैकेजेस मॉल। कोई चीज़ खरीदी है वहाँ से? क्या? डिंग डोंग बबल हैं? शर्ट खरीदी थी उन्होंने। बिलिंग कैसे की थी? शर्ट के ऊपर टैग लगा हुआ था, वो इसके सामने किया, टी हुआ था। हाँ, बारकोड रीडर होता है, वो टी हुआ था, टी हुआ था।
उस टी की वजह से सारा डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया सिस्टम में। तो टेक्नोलॉजिकली भी हो सकता है और यहाँ पे मैनुअली भी हो सकता है। अब जनाब यहाँ पे जो है एक बात बताना बड़ी ज़रूरी है कि जितना भी डेटा स्टोर किया जा रहा होता है वो एक्सटर्नल डेटा भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल में बात समझ के आती है, कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आया, वो हम लोगों ने फीड किया, डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस हुई। डिपार्टमेंटल, एक डिपार्टमेंट से यहाँ से इनका जो है वो स्टॉक निकल गया, दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, तो ये आउट रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? तो ये पूरी कंपनी है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये विद इन डिपार्टमेंट्स हुई, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन हुई। तो इंटरनल डेटा भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल डेटा भी हो सकते हैं। डन, ये सारा टीपीएस है। पक्का? सेल को ज़हन में रखिएगा। आगे आते हैं हजूर, साथ साथ याद हो रहा है ना? देख लियो, अभी इसको याद करना, मैंने बड़ी मेहनत के साथ एग्जांपल्स लिखी हैं इसमें। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोग जो हैं वो ये भी इनका इंटीग्रेशन भी समझते चले जाते हैं। यहाँ पे हजूर ये बैठे हुए थे, एक साहब थे जो कि स्क्रीन पे जो है लैपटॉप पे तमाम डेटा एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहे थे। ये कुर्सी पे बैठे थे, ये उनके सामने टेबल था, ये हजूर जो है लैपटॉप पे तमाम रिकॉर्ड जो है वो फीड कर रहे थे, राइट। ये कस्टमर खड़ा था, तो ये क्या है? टीपीएस है, ठीक है। टीपीएस क्या करता है? रूटीन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में हेल्प आउट करता है। मान लीजिए कि ये सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा रही है। सेल्स ट्रांजैक्शन में क्या होता है? कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है, क्वांटिटी होती है, ठीक हो गया, कौन सी क्वालिटी का माल गया, क्या जो है वो प्राइस चार्ज की गई, ऑर्डर टेकर कौन था, कौन सा बंदा हमारा ऑर्डर लेकर के आया था, ये सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा रही होगी, ठीक है जनाब। मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, ये सपोर्ट सिस्टम जो है एनालिसिस करने में हमें हेल्प आउट करता है। एनालिसिस, कौन सा एनालिसिस? इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस करने में, इंटरनल एनालिसिस में क्या होता है? परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है जनाब। परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या होता है कि मैंने लड़कों को कोई टारगेट दिया था, उसके अगेंस्ट टारगेटेड सेल्स ठीक हो गया, फिर उसके अगेंस्ट एक्चुअल सेल्स है, फिर उसके अगेंस्ट वेरिएंस है, ठीक है। मैंने लड़कों को जनवरी का टारगेट दिया था, 3000 यूनिट्स उन्होंने सेल करने हैं, ठीक है। ये आया, एक्चुअल आया 3310। ये डेटा कहाँ से आया है? एक्चुअल सेल का डेटा टीपीएस से। इसका मतलब है टीपीएस का जो कंप्यूटर जो लैपटॉप है वो किसी ऐसी डेटाबेस के साथ फिक्स है जिस डेटाबेस से एमआईएस भी फिक्स है, ठीक है। ये इसके साथ जो है वो फिर हमारा एमआईएस भी अटैच है, इसे कहते हैं स्टोरेज या डेटाबेस। टीपीएस जितना भी डेटा रिसीव कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, वो सारे का सारा यहाँ पे स्टोर किया जा रहा होता है, ठीक हो गया। अब एमआईएस को चाहिए कि अच्छा मेरा जो फ़लाँ लड़का है मिस्टर ए, उसको टारगेट दिया था 3000 यूनिट्स का जनवरी के महीने, बताओ एक्चुअल सेल कितनी है? ठक 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 डेटाबेस में आएगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के यहाँ पे पुट करेगा, और ये एमआईएस फिर एनालिसिस करके देगा, बोलेगा हजूर 310 यूनिट एक्स्ट्रा सेल हो गए हैं, ठीक है। अब इसी के बेस पे जो बंदा ये सिस्टम यूज़ कर रहा होगा वो क्या करेगा? डिसीजन लेगा। कौन सा डिसीजन लेना है?
रिवॉर्ड देना है या पनिशमेंट देनी है। ठीक हो गया, एक डिसीजन ये हो गया। ये सेल टारगेट जो है वो मुझे बढ़ाना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। लुक एट दिस वन, केस नंबर 2, इसका आया 2350। कितना फ़र्क है? इसको 2300 कर लो, ये आता है 650। ऐसे ही होगा हैं? 40 कैसे आएगा? 10 किधर है? छड़ यार 2350 ये टारगेट है। 2350 हमारा जो है वो एक्चुअल सेल है। तो अब पता लगता है कि नहीं यार, ये जो लड़का मिस्टर ए है ना, ये इतना कैपेबल नहीं है, तो डिसाइड करने में आसानी हो गई। ठीक है जनाब, तो परफॉर्मेंस अप्रेज किया जा रहा है। परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए अगर मैं ये इंडिविजुअल के लिए कर रहा हूँ तो मैं पूरे ग्रुप के लिए कर सकता हूँ, मुझे क्या मौत पड़ती है? अगर मैंने ये टारगेट ग्रुप के लिए सेट किया है तो मैं ग्रुप बेसिस पे कर सकता हूँ, और अगर मैंने किसी एक कंपनी के लिए ये टारगेट सेट किया है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, है ना। अब जनाब ये बात समझ आ गई। इसी को मैं अपने सिस्टम को कहता हूँ। यहाँ पे मैनेजर बैठा है जिसके सामने MIS मौजूद है, इसके अंडर जो है वो 100 लोग आ रहे हैं, या ये मिस्टर ए जो है पिछले तकरीबन कोई 5 सालों से जो है वो काम कर रहा है। ये अपने MIS को कहता है कि इसका 5 साल का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मुझे दे दे। वो कहता है ठक 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 ठक। फॉर एग्जाम्पल कुछ 100 किस्म की फिगर्स आ जाती है, कहता है समझ नहीं आ रही, इसको ग्राफ की मदद में शो करते। वो कहता है ऐसी उसकी परफॉर्मेंस है। अब इंटरप्रेट करना आसान हो गया, इसकी बेसिस पे डिसीजन लेना आसान हो गया। मैं मिस्टर ए को कॉल करता हूँ, मैं ग्रुप को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ यार क्या हो गया तुम लोगों की परफॉर्मेंस, देखो तुम्हारी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही थी, एकदम से नीचे चले गए, वो भी 650 यूनिट्स। मैं कहता हूँ कि तुम्हारी कंपनी ऊपर जा रही थी, तुम्हारा यूनिट ऊपर जा रहा था, अचानक से नीचे क्यों आ गया? सेल्स ट्रेंड से मैंने देख लिया। ये सेल ट्रेंड किसने बनाया? MIS ने। MIS ने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली थी? इंटरनल डेटाबेस से, नॉट TPS। इंटरनल डेटाबेस को इंफॉर्मेशन किसने दी थी? TPS ने। TPS ने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली थी? वो बाहर से ली थी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन से ली थी। तो यहाँ से एनालिसिस हो गया। ये कहाँ से आई थी? ये हम लोगों ने, यहाँ मैनेजर ने खुद ठक 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 यहाँ पे हर ग्रुप का, हर यूनिट का जो है वो टारगेट असाइन किया। ये किसके साथ अटैच है? ये भी MIS इसके साथ अटैच है। तो जब यहाँ पे मैनेजर बैठ करके लिख रहा होगा तो वो सारे का सारा डेटा यहाँ पे फीड हो रहा होगा। ये सुबह 9 बजे जाता है, इसको ये फिगर चाहिए, ये फिगर चाहिए और ये फिगर चाहिए। ये फिगर अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देगा, वो इंटरनल डेटाबेस से ये फिगर उठाएगा। ये कहाँ से आई थी? MIS से ही आई थी। और फिर ये वाली फिगर्स उठाएगा, ये कहाँ से आई थी? इंटरनल डेटाबेस से। और ये इंटरनल डेटाबेस के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई थी? TPS है। इंटेग्रेशन है, कनेक्शन है। चलिए जनाब, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये हाई लेवल डिसीजन में हमें हेल्प आउट करता है। हाई लेवल डिसीजन में हमें सपोर्ट करता है, हाई लेवल डिसीजन सपोर्ट करता है। ये कब क्या करता है? हाई लेवल एनालिसिस करता है। हाई लेवल एनालिसिस करता है, राइट। अच्छा जनाब, हाई लेवल एनालिसिस क्या है? MIS के ऊपर जो है इसको कह लीजिए ऑपरेशनल स्टाफ। ठीक है, ये हो गया मैनेजर। इसके ऊपर एक सीनियर मैनेजर बैठा होता है, SM, सीनियर मैनेजर, इसके पास भी। ठीक है जनाब, ओके हो गया। अब प्रोडक्ट सेल करनी है, प्रोडक्ट सेल करनी है। हम चाहते हैं, हमारे पास टारगेट है 3 लाख यूनिट्स पर मंथ का। ये टारगेट कहाँ से आया?
ऊपर से आता है, इसका मतलब है ऊपर भी कोई और बैठा होता है, ठीक है। ऊपर से टारगेट आया 3 लाख यूनिट पर मंथ जो है वो सेल करनी है, ठीक है। ये टारगेट आया इसके पास, एसएम के पास, डन। एसएम ने ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है। अब एसएम कैसे ये टारगेट अचीव करेगा? ये कहते हैं कि अच्छा यार क्या करें, वो कहते हैं एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट देखते हैं। क्या हम एक तरीके से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं? नो, वी हैव नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू एडवर्टीज अवर प्रोडक्ट। हम लोग जो है वो टेलीविज़न मीडिया पे जा सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जा सकते हैं, हम लोग पेपर मीडिया पे जा सकते हैं, हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हम लोग फेसबुक पे जा सकते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस पे जाते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम रील्स पे जा सकते हैं, हम लोग ट्विटर पे अपनी प्रोडक्ट को जो है वो एडवर्टीज़ कर सकते हैं। ये साहब कहते हैं कि सोने, अच्छा अगर मैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 एडॉप्ट करता हूँ, नोट माय वर्ड बेटा, अगर मैं स्ट्रैटेजी 1 एडॉप्ट करता हूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है। अगर मैं स्ट्रैटेजी 2 एडॉप्ट करता हूँ, इफ go for strategy number 2, then what would be the impact on sales, ठीक है, क्योंकि भाई ये टारगेट अचीव करना है। इफ स्ट्रैटेजी नंबर 3 मैं चूज करता हूँ तो इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस क्या आता है, राइट। चलिए जनाब, और क्या टैक्टिक्स हो सकते हैं? प्रमोशनल एक्टिविटीज़। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में क्या होता है? बोनस, बाय 1 गेट 1 फ्री, लॉयल्टी पॉइंट्स। अगर मैं ये करता हूं तो मेरी सेल पे क्या इम्पैक्ट आता है? चलिए, ओके, नेक्स्ट कम्स द प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता हूं मैं। नेक्स्ट कम्स द प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। मैं इसको बड़े बड़े स्टोर्स में जो है वो प्लेस करवाऊं, या मैं छोटी दुकानदारों को अप्रोच करूं, मैं इसको रिटेलर्स के पास रखवाऊं, मैं इसको होलसेलर्स को अगर देता हूं तो इम्पैक्ट क्या आता है? अगर ये करता हूं तो क्या आता है? अगर ये करता हूं तो क्या आता है? अगर ये करता हूं तो क्या आता है? नेक्स्ट कम्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट कम्स द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अगर मैं प्राइस ज़्यादा रखता हूँ तो क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर मैं प्राइस नॉर्मल रखता हूँ तो क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर मैं प्राइस कम रखता हूँ तो क्या इम्पैक्ट आएगा? तो मैं अंग्रेज़ी में कह सकता हूँ कि जो ये साहब हैं ये व्हाट इफ़ एनालिसिस कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ ना कि अगर ये करता हूँ तो क्या होगा? व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं। और ये व्हाट इफ एनालिसिस करने में कौन सपोर्ट कर रहा है? डीएसएस। ये आज बैठ के कल के बारे में सोच रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है मेरे इस मॉडल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर कोई मॉडल फिक्स है जो कि ये व्हाट इफ एनालिसिस करने में मुझे सपोर्ट कर रहा है। मैं कह सकता हूँ ना, ऐसे कह सकता हूँ ना, व्हाट इफ एनालिसिस करने में मुझे सपोर्ट कर रहा है मेरे डीएसएस में, ऐसे मैं कह सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये कल के बारे में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो ये मॉडल जो है वो प्रेडिक्टिव मॉडल है। डीएसएस के अंदर जो है वो प्रेडिक्टिव मॉडल है जो कि मुझे व्हाट इफ एनालिसिस करने में मदद प्रोवाइड करता है, यानी ये हाई लेवल एनालिसिस करने में मदद प्रोवाइड करता है। अभी इशू क्या है? अभी इशू है जनाब, अभी इशू है जस्ट सेल्स का। ये कौन यूज कर रहे हैं? सीनियर मैनेजर सेल्स, सीनियर मैनेजर सेल्स ये यूज कर रहा है, राइट। सीनियर मैनेजर सेल्स जो है वो ये यूज कर रहा है। तो जनाब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डीएसएस है वो एक स्पेसिफिक जो
इशू है उससे डील करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अगर ये सेल्स मैनेजर है तो इसका मतलब है कॉस्ट मैनेजर भी होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन मैनेजर भी होगा, तो उनका अपना DSS होगा। गॉट इट बेटा, साथ साथ याद हो गया। हाई लेवल डिसीजन में हमें सपोर्ट करता है। हाई लेवल डिसीजन क्या है? हाई लेवल एनालिसिस करने में हमें सपोर्ट करता है। हाई लेवल डिसीजन क्या है कि मुझे इन चारों का कॉम्बिनेशन किस तरह का रखना चाहिए कि मेरा ये जो टारगेट है ये विद इन मिनिमम टाइम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए। ये मैं कैसे करूँगा? मैं प्रिडिक्शन करूँगा यूजिंग ए मॉडल दैट इज़ अवेलेबल, जो कि DSS के अंदर फिट है। ये मॉडल व्हाट इफ एनालिसिस करता है और मुझे डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट कम्स टू EIS। नेक्स्ट कम्स बेटा EIS। अभी हमने कहा कि भैया ये टारगेट जो है ये ऊपर से आया है। ऊपर कहाँ से आते हैं? सीनियर मैनेजर के बाद ऊपर HOD होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि नॉर्मली डायरेक्टर भी होता है। फॉर एग्जांपल ये सेल्स डिपार्टमेंट है तो ये डायरेक्टर सेल्स होगा। डायरेक्टर सेल से ये टारगेट आता है। तो डायरेक्टर सेल ने डिसाइड करना होता है स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्टर सेल ने नहीं डिसाइड करना होता है, ये डायरेक्टर्स ने डिसाइड करना होता है। स्कोप ऑफ एन एंटिटी में क्या डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट रेंज डिसाइड होती है और मार्केट जो है वो डिसाइड होती है। अभी हम किसके बारे में बात करें? प्रोडक्ट रेंज के बारे में। तो प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेने से पहले मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये कमोडिटी ए इन्होंने नई लॉन्च की, मुझे ये कमोडिटी मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बड़ा डिसीजन है। ठीक है जनाब, ये कैसे होगा? ये मुझे हाई लेवल एनालिसिस करना पड़ेगा। हाई लेवल एनालिसिस में इसका मतलब मुझे इकोनॉमिक्स की सिचुएशन को देखना पड़ेगा। ठीक हो गया, इकोनॉमिक सिचुएशन को देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट्स को जो है वो देखना पड़ेगा, इकोलॉजिकल कंसर्न्स को देखना पड़ेगा। ऐसे ही है। तो ये सारी बातें इसके साथ साथ जो है वो अपनी कैपेबिलिटी को भी देखना पड़ेगा। ऐसे ही है। ये सारी मालूमात जो है ये मुझे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलती है ना। और ये एनवायरनमेंट जो है ये मुझे इंटरनल एनवायरनमेंट से मिलती है कि भैया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं ठीक है, जो तुम प्रोडक्ट सोच रहे हो अच्छी है, मार्केट में इसकी डिमांड मौजूद है, तुम मार्केट में लेकर के आओगे, गवर्नमेंट तुम्हें सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। क्यों? क्योंकि ये इकोलॉजिकल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और कानून भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई कानूनी दुश्वारी नहीं है। ये लॉन्च करो इस प्रोडक्ट को। और भैया लॉन्च तो कर दे, लेकिन क्या मेरी इतनी पसली है? भाई व्हाट इज मेंट बाय द पसली? पसली से मुराद ये है कि तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास इतनी कॉम्पिटेंस है। वही व्हाट इज मेंट बाय कॉम्पिटेंस एंड रिसोर्सेज? तुम्हारे पास इतने जो है वो फिजिकल प्लस नॉन फिजिकल रिसोर्सेज हैं। नॉन फिजिकल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास इतना कैश है, तुमने जो प्रोडक्ट बनानी है उसके लिए जो मशीनरी, जो प्लांट इक्विपमेंट चाहिए हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन क्या तुम्हारे लोगों के अंदर इतना कॉम्पिटेंस है कि वो जैसा तुम सोच रहे हो वैसी प्रोडक्ट बना दे? अगर तो जवाब आता है हाँ में, ये भी हाँ में, तो गो फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर कर दीजिए। ठीक है, कितना बड़ा डिसीजन है। मुझे पूरी इकोनॉमी को, पॉलिटिकल सिचुएशन, लेजिस्लेटिव एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल कंसर्न्स और कैपेबिलिटी को एट द सेम टाइम देखना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जनाब ये सारा, ये जो मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से,
और नंबर 2 इंटरनल एनवायरनमेंट से। जी, ये कर तो खुद ही रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन ये कहाँ से कलेक्ट कर रहा है? ये आउटसाइड बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड है। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसका सिस्टम एनालिसिस करता है और उसके मुंह पे मारता है, जनाब अच्छी बात है, फीजिबल है, आप इसको कर सकते हो। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग जो हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना हो जाए अगले 6 महीनों में, फॉर एग्जांपल 13% हो जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो फिस्कल पॉलिसी है, टैक्स रेट है, वो 30% हो जाए, फिर उसके बाद जो है वो कानूनी दुश्वारी कोई ना हो और इको फ्रेंडली हमारी प्रोडक्ट हो, तो मुझे बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ठीक है, तो ये वो कहता है, सिस्टम एनालिसिस करता है, ठक 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 ठक, वो कहता है जनाब प्रॉफिट होगा, ठीक है प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबल है, गो फॉर द प्रोडक्ट लॉन्चिंग। लेकिन भैया क्या आपके पास इतनी पसली है? ये पसली से मुतल्लिक रिकॉर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये पसली से मुतल्लिक रिकॉर्ड आपकी डेटाबेस में है। डेटाबेस में रिकॉर्ड कहाँ से गया? टीपीएस से गया। आपने एचआर हायर की, ठीक है, एचआर आपने हायर की तो उसका रिकॉर्ड सबसे पहले लिया जाता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो टीपीएस ही होता है। तो डेटाबेस यहाँ से ये जो है ये कनेक्ट होके यहाँ पे चला जाता है। इसकी MIS DSS की प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन भी EIS यूज़ करता है। ठीक हो गया बेटा? अब ये लोग कौन यूज़ करते हैं? ये सीनियर मैनेजमेंट यूज़ करती है। नंबर 2, हाई लेवल डिसीजंस के लिए। हाई लेवल डिसीजंस को नॉर्मली हम लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कहते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कौन से होते हैं कि हमें प्रोडक्ट बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, हमें प्रोडक्ट मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं, हमें नई मार्केट में जाना चाहिए या इसी मार्केट में फर्दर एक्सपैंड करना चाहिए। अब ये जो रिपोर्ट प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, डेटा एंड इंफॉर्मेशन की। डेटा एंड इंफॉर्मेशन ये 2 सोर्सेज से कलेक्ट करता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सोर्सेज से। फिर उसके बाद ये जो रिपोर्ट कंपाइल करता है, डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लंबी चौड़ी रिपोर्ट पढ़े, समराइज्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करके तो सीनियर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करता है। ये समराइज रिपोर्ट जो है ये चार्ट्स की शक्ल में हो सकती है, ये समराइज रिपोर्ट जो है ये ग्राफ्स की शक्ल में हो सकती है, ये समराइज रिपोर्ट जो है ये टैबुलर फॉर्म में जो है वो हो सकती है। गॉट इट बेटा? और इसकी बेसिस पे डिसीजन करना सीनियर मैनेजमेंट के लिए इंतहाई आसान होता है। पक्का? देख लिया मी कसम है, हमारा जनाब आधा चौथा चैप्टर ख़त्म हो गया। कितने लाइक बच्चे हम लोग पढ़ते हैं जनाब, क्या यही बात लिखी हुई है? जनाब डेटा इंफॉर्मेशन पे बात हो गई। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? जी आ गई जनाब? डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये बात समझ में आ गई? ठीक हो गया। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोगों ने बात कर ली। कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क कनेक्शंस है, इंफॉर्मेशन है और यूज़र है। ठीक है, यही बात हुई थी। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली 4 ही होती हैं, ये 5वीं तो खच ही है, इस पर भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस सर्व करने के लिए होते हैं। TPS है, MIS है, इसको MSS भी कहते हैं, DSS है और एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है। TPS क्या करता है? ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और प्रोसेसेस रूटीन ट्रांजैक्शंस हैं, रूटीन ट्रांजैक्शन में हमने बात की थी सेल्स, परचेज, ठीक है, रिसीट्स, पेमेंट्स और इन्वेंट्री मूवमेंट है।
नीचे मैंने उसकी एग्जांपल भी मेंशन कर दी है, बेटा इसको पढ़िएगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, provides managers with the reports and summarize information to support the decision and monitoring ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरनल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करता है। यहाँ से देख लीजिए, ये MIS इंटरनल सोर्सेज से जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहा था, और जो रिपोर्ट बनती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है और इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होती है। ये रिपोर्ट अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है, नॉर्मली इसी तरह की रिपोर्ट्स बनती हैं। रिपोर्ट कंटेन्स करंट एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक्चुअल सेल्स क्या थी और आज का टारगेट क्या है, आज का वेरिएंस क्या है। बहुत शेड्यूल्ड और स्पेशल रिपोर्ट्स भी बनती हैं। शेड्यूल हमने सिस्टम को हुक्म दिया हुआ है, हर 15 तारीख को तुमने फ़लाँ रिपोर्ट जनरेट कर देनी है। स्पेशल रिपोर्ट किसी एक कस्टमर की स्पेसिफिकली रिपोर्ट जो है वो हम लोगों ने जनरेट करवा ली, ठीक हो गया। नेक्स्ट कम्स टू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, मेक डिसीजन पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक, ठीक हो गया, इशू है। यही बात की थी हम लोगों ने, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग इंटरैक्टिव टूल्स एंड मॉडल्स जो कि व्हाट इफ एनालिसिस करने में मैनेजर की हेल्प करते हैं और उसको डिफरेंट सिनेरियोज में सिमुलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिमुलेट करने में आसानी हो जाती है कि अगर हम ये करें तो क्या होगा, अगर ये करें तो क्या होगा, अगर ये करें तो क्या होगा, एक एक्चुअल सिनेरियो हाइपोथेटिकली क्रिएट करता है। नीचे मैंने उसकी एग्जांपल दे दी है। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो है वो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन जो है इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन टू टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव फॉर हाई लेवल डिसीजंस हैं, ठीक है। ये हाई लेवल डिसीजन क्या होता है, यही होता है, इससे हट के कोई भी नहीं होता, ठीक हो गया। इससे हट के एक और चीज़ हो सकती है, वो होती है रिसोर्स एलोकेशन, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक हो गया जनाब। अब इस मकसद के लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का डेटा जो है वो चाहिए होता है। ये सिस्टम जो है वो ग्राफिकली अपीलिंग वे में, मतलब ग्राफिकली प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन होती है वो ग्राफिकली जो है वो सीनियर मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ग्राफ या फिर टैबुलर है। चार्ट में क्या फ़र्क होता है, ग्राफ में क्या फ़र्क होता है, ये है चार्ट क्या होता है, ये बार चार्ट इस तरीके से, या पाई चार्ट देखा है इस तरह के पाई, और टेबुलर प्रेजेंटेशन में वो जो मैंने आपको टेबल दिखाया था उस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया जनाब। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम की एग्जांपल भी कोट कर दी है। डन, 100% क्लियर, चलिए याद भी हो गया। रिकमेंडेड इज कि अभी बैठ के आधे घंटे में अपने अल्फाज में सबको याद करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को पेपर में ट्रांसफ़र करें, शिफ्ट करें, फिर नोट्स मिल जाते हैं वहाँ से आप इसको कंफर्म कर लें। अभी जाते हुए ज़ुहैब से नोट्स ले लें, डोंट डिले।